अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आप इस वक्त पब्लिक टीवी पर खसूसी बजट सेशन जो है वो चल रहा है। इस वक्त हम बजट ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस वक्त और देख भी रहे हैं कि क्या आना था, क्या आया। और इसमें हम हमेशा की तरह वो पूछते होते हैं कि जी क्या खोया क्या पाया, लेकिन इसमें अभी तक कंफ्यूजन है कि क्यों कुछ समझ नहीं आ रही कि पाया क्या है और खोया क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो था कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से था, लेकिन उसमें ब्लैंक है। वो अभी फिल इन द ब्लैंक्स कब होंगे, कैसे होंगे या नहीं होंगे, ये एक अभी तक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कल तक इतलात ये थी कि शायद कुछ नहीं तो 5% इजाफा शायद तवक्को किया जा रहा था, लेकिन वो भी अनाउंस नहीं हुआ। इस सेशन में मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। पहले तो शामुल हक साहब तो हमारे साथ हैं ही, और इस सेशन में मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया अजमल बलोच साहब। ये सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब आपका। शकील रामे साहब माहिर माशियात, वो भी स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, स्काइप पर मौजूद हैं। और अली परवेज मलिक, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर। मैं अगर क्विकली, क्योंकि ताजरों का अभी तक उस तरह का रिएक्शन हमारे पास नहीं आया, तो मैं अजमल बलोच साहब से शुरू करना चाहूँगा। बलोच साहब, बजट सुन लिया आपने? सुन लिया। तसल्ली हो गई? बजट आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या मिला क्या नहीं मिला? सर, हमें क्या मिलना है? हमें तो सिर्फ कोरोना मिला है और थोक में मिला है और उसी का मुकाबला कर रहे हैं। हमें और क्या मिलना है? हुकूमत के पास है क्या हमें देने के लिए? सीधी सी बात है। बजट, मुझे तो ये 23वां बजट है। मैं अपनी ताजरों की सियासी पॉइंट ऑफ सेल से 14% से कम करके 12% कर दिया सेल्स टैक्स। इससे देखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। ये गवर्नमेंट को हम सेल करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम, हाँ, इस वक्त हमारी हालत क्या है? हमें कोई नहीं पूछ रहा है। देखिए, मजदूर को भी पूछा गया, उसको, उसके लिए दिहाड़ीदार को भी 200 अरब दे दिए, उसको पैसे भी मिले, उसको राशन भी मिला, उसको एक ऐसा पैकेज में मिला कि उसने जो कुछ करना है उससे पूछा नहीं जाना है, जो उससे काम करवाएगा उससे भी पूछा नहीं जाना है। हमें कोई बताए कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है। नहीं तो आपको जो बिलों में 3 महीने की वो जो रिलैक्सेशन मिला था उसका फायदा नहीं हुआ? सर, कितना एक फायदा? 15,000 हो जाएगा। 1.5 लाख किराया कौन देगा मेरा? 2 लाख किराया, 5 लाख किराया, 10 लाख किराया, ये कौन अदा करेगा? कारोबार तो है कोई नहीं। बेशक कैमरा लेके आ जाए। तो फिर क्या करे हुकूमत? क्या करे? आपके मतलब ग्राहकों को पकड़ पकड़ के आपकी दुकान पे लाए, क्या करे? नहीं सर, मैं ये एक तो बात मानने की है कि बाइंग पावर कम होगी। क्यों है श्याम साहब? वो तो है। चलें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए बजट, ये बजट ही लाते रहेंगे। कोई ऐसा काम तो करें जिससे हमारे इदारे मुनाफा बख्श हो जाएं। खाली बोझ ताजरों पर ही रहेगा सारा। कोई हमारा इदारा मुनाफा बख्श नहीं हो सकता है। कोई हम छोटी छोटी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। मोटरवे कितने किलोमीटर बना हुआ है, कितने साल हो गए। अगर हम इसके इर्दा गिर्द छोटे छोटे रबड़ बनाने वाले, शार्पनर बनाने वाले, तस्वीर बनाने वाले, टोपी बनाने वाली छोटी छोटी मशीनें, चाइना क्या बनाएगा अगर हमने ये बनाना शुरू और सर हमें क्या जरूरत है इतने बड़े सी पैक की? अगर हम ये छोटी छोटी चीजें ही लगा लेते अपने। नहीं तो वो चाइना फिर क्या बनाएगा अगर हमने ये बना दिया कि वो शार्पनर से लेके, लाइटर से लेके, पता नहीं क्या प्लास्टिक का कोई खिलौना भी है वो तो वही बना रहा है ना। नहीं, फिर हमें इसी तरह ही बैठे रहना है। हमें सिर्फ कोरोना का ही मुकाबला करना है। आपको सीपैक बना के दे रहा है और आपको क्या चाहिए? देखिए, सीपैक कब बनेगा, कैसे बनेगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कैसे बनेगा और कब बनेगा। उसमें अभी भी लगा है, बड़ा काम हो चुका है, इस पे बहुत काम हो चुका है। अली परवेज मलिक साहब, ये तो ताजर तो उन्होंने तो सारा जो है ना सब कुछ मतलब सियासतदानों पे डाल दिया। आप भी सियासतदान तो हैं, चाहे ऑपोजिशन के हैं। पहले तो बताएं बजट को कैसे देख रहे हैं, और दूसरा ये कि जो अभी अजमल बलोच साहब ने कंसर्न्स शो किए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक चंक है और आपका सबसे बड़ा वोट बैंक है ये। क्योंकि मैं हमेशा कहता होता हूं कि ताजिर बरादरी पीएमएलएन का सबसे बड़ा वोट बैंक है। वो चाहे वो आपके साथ सड़कों पे हंगामों के लिए ना निकलें, जलसों के लिए ना निकलें, जुलूस के लिए ना निकलें, लेकिन इलेक्शन के दिन जो है वो शटर डाउन करके वोट आपको डाल देते हैं। बजट पहले बताएं कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमीर भाई, आपने प्रोग्राम के अंदर मौका दिया। देखें, मैं बजट के ऊपर आ जाता हूं, पर ब्रीफली मैं जो बलोच साहब ने बात की, मैं उसके ऊपर भी पहले जरा टच अपॉन कर दूं। मैं शायद आपको बलोच साहब के साथ मेरी मुलाकात तकरीबन ये जब कोरोना की आउटब्रेक हुई थी, तो इस्लामाबाद के अंदर स्पीकर नेशनल असेंबली में जो कोरोना के ऊपर कमेटी बनाई हुई है,
उसके अंदर बलोच साहब भी आए थे, एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी आए थे, और मुझे भी दावत दी गई थी, जहां पे इन्होंने डिफरेंट सजेशंस ली थी कि हम जो हमारी जो सेगमेंट्स जो अफेक्टेड है कोरोना की वबा के साथ, उनको किस तरह से उनकी तकलीफ का अजाला किया जाए। तो हमने उस कमेटी के अंदर बैठ के बड़ी ज्यादा सजेशंस और एक्सटेंसिव रिकमेंडेशंस जमा करवाई थी। वहां पे पूरी कैबिनेट मौजूद थी, हमाद अजहर साहब मौजूद थे, परवेज खटक साहब मौजूद थे, पूरी कैबिनेट थी। बल्कि वो 15-20 मिनट की तकरीर जो है वो मेरी फेसबुक की वॉल के ऊपर भी मौजूद है, आप उसमें जाके देख लें। और ये बलोच साहब से जब इनकी बारी आई जरूर पूछ भी लीजिएगा, जो हमने मिलके वहां पे सजेशंस दी थी, उनमें से मेरे ख्याल से एक भी सजेशन इस बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं गई। इसलिए शायद आपको बलोच साहब की तकलीफ जो वो एक्सप्रेस कर रहे थे वो नजर आती है। तो मैं इस बात के ऊपर तो इतनी गुफ्तगू करना चाह रहा था। आपका जो मेन सवाल है कि जी बजट कैसा रहा, तो मैं उसके ऊपर भी अपनी असेसमेंट दे देता हूं ज़मीर भाई। देखें, ये जो एक्सरसाइज बजट की चलती है ना, ये 2 दिन के ऊपर मुहित होती है। एक दिन जो कल का था उसके ऊपर आप अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं, जो आपने एग्जिस्टिंग ईयर के अंदर इकोनॉमिक सर्वे की शक्ल के अंदर आप शाया करते हैं, आउटगोइंग फिस्कल की, ठीक है जी बिल्कुल। और दूसरा नेक्स्ट डे फिर आप अपने जो तखमीने अगले साल के लिए और जो आप रेवेन्यू मेजर्स एंड एक्सपेंडिचर जो करने जा रहे होते हैं और अपनी प्रायोरिटी सेटिंग होती है, वो बजट की जब स्टेटमेंट होती है उसके अंदर देते हैं। अब मैं अगर आपको पहले वो जो हमने इकोनॉमिक सर्वे कल रिलीज किया, अगर उसके ऊपर ब्रीफली मैं आपको अपनी कमेंट्री दे दूं। देखें, उसमें एक जो बुनियादी इन्होंने जो गलती की है, अब वो बदनीयती के जरिए की है या किस तरह की है, वो मैं आपकी ऑडियंस के ऊपर छोड़ देता हूं। देखें, ये जो इकोनॉमिक सर्वे के जो मोस्ट ऑफ द डेटा या जो नंबर्स रिलीज किए गए हैं, ये पहले 9 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर रिलीज किए गए हैं। और ये पहले भी इसी तरह होता था कि आप 9 महीने के एस्टिमेट्स के पीछे पूरा साल का, जी बिल्कुल बिल्कुल अली परवेज, उस पे हमने भी कल बात की है कि एक्चुअली कोविड की नजर आप पहले 9 महीने नहीं कर सकते, उस वक्त तक तो लॉकडाउन भी नहीं हुआ था। आई अंडरस्टैंड दैट। फ्यूचर लुकिंग बजट पे जी मैं आ जाता हूँ। अर्ज सिर्फ इतनी सी है कि ये जो हमने जो ग्रोथ का जो हमने एस्टिमेट दिया है -0.4%, मेरे ख्याल से ये इससे कहीं खराब होगा और आपको ये नंबर और खराब होते हुए नजर आएंगे जिस तरह आपको पूरे साल की परफॉर्मेंस आएगी। तो मैं इससे आगे, क्योंकि आप चाहते हैं मैं बजट के ऊपर आ जाऊं, मैं कुछ कमेंट नहीं करता। अब 2-3 बातें हैं जो बजट के ऊपर, अभी जब फाइनेंस बिल को हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो यकीनन उसके ऊपर बेहतर कमेंट भी कर सकेंगे। पर जो मैं आपको जो ऑन द फेस ऑफ इट असेंबली में जो हमने सुनने को मिला, उससे ये लगता है कि ये साल जो है ये दिस विल बी द ईयर ऑफ मेनी मोर बजट्स टू कम, क्योंकि इसके अंदर आपने जो रेवेन्यू के टारगेट्स रखे हैं वो तकरीबन 1000 अरब से बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, और जबकि आप साथ साथ ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम कोई नए रेवेन्यू मेजर्स नहीं लेके आ रहे। तो आपने जानते हैं 3900 अरब के करीब तकरीबन आप इस साल इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट ईयर एफपीआर का टारगेट आपने 4900 रुपए का 4900 अरब का रखा हुआ है। तो उसका जो वाटरफॉल, किन किन मेजर्स से आपने क्या वो अचीव करना है, वो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। इसके अलावा जो आपके वजीर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट दी थी, वो ये थी कि ये एक एक्सपेंशनरी बजट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिस्कल मेजर्स के जरिए हम लोगों की तकलीफ का अजाला कर सकें। तो वो भी जब मैंने बजट को देखा तो नजर आया कि टोटल जो एक्सपेंडिचर या जो आउटले जिसको कहते हैं वो तकरीबन 1000 अरब से कम है। तो ये एक्सपेंशनरी किस तरह है, मुझे ये भी बात समझ में नहीं आई। अगर आप पीएसडीपी का खर्चा देखते हैं, वो भी आपको याद होगा पिछले साल इन्होंने 701 अरब के करीब अनाउंस किया, पर इस साल ये 600 अरब से कम मेरे ख्याल से खर्चेंगे। अगले साल का भी इन्होंने तखमीना जो रखा है वो 650 अरब का। मलिक साहब, पिछले साल का जो रखा था वो आधा तो डिस्बर्स ही नहीं हुआ। आधा बिल्कुल, वो तो अब स्लो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं अब आगे चलता हूँ। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये जो अभी अली परवेज मलिक साहब ने बात की कि ये 1000 अरब रुपए का एडिशनल रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे, तो अभी तक जो हमने बजट स्पीच में सुना और पढ़ा है, मुझे तो लगता है कि शायद ये वो एक फॉर्मूला होता था कि लोअर द रेट एंड एक्सपैंड द कलेक्शन एंड इंक्रीज द रेवेन्यू। आपको क्या लगता है कि इस तरह का कुछ फॉर्मूला गवर्नमेंट ने नजर आ रहा है कि जी चलो रेट कम करो और ज्यादा इकट्ठा कर लो? नहीं, अभी मैंने पूरा फाइनेंस एक्ट पढ़ा है आपसे बात करने से पहले, तो किसी जगह पे भी मुझे मेजर टैक्स के अंदर जो है वो उन्होंने रेट स्लैश नहीं किए। कॉर्पोरेट रेट भी वही है
आपका सेल टैक्स का रेट भी वही है, सिवाय उन्होंने जिन्होंने पीओएस ज्वाइन करना है। सेल अब टैक्स वो तो कम पाँच किया छह ना जी, हजार 2% कम किया है ना वो डॉक्टर तो साहब। सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल्स है फॉर दी ताजिर बरादरी, वो जिस पे वो कहते हैं उनका हमें कोई फायदा नहीं है उसका। वो बहुत बड़े जो लेवल रिटेल पे नहीं। आउटलेट हैं ठीक। उनमें से आपने देखा 5-6 हजार आए हैं। अब 3 मिलियन से ऊपर वाले जो आउटलेट हैं उनमें से अगर 10,000 आ भी जाएंगे, और वो भी जरूरी नहीं कि अपनी सेलें पूरी दिखाएं, सही। वो भी उनका एक वहम है। मगर मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जब पूरा देखा उसको, तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसके अंदर सवाए उन्होंने ये कहा है कि हम जो नॉन रेजिडेंट का रेट कम होता था उसको रेजिडेंट के बराबर ले आएंगे। अब उनको ये पता नहीं है, इस दफा टीम मुझे लगता है बहुत इनकॉम्पिटेंट थी। एफबीआर में वो पुराने लोग भी चले गए, क्योंकि आपको पता है कि जब डबल टैक्सेशन ट्रीटीज आपने 68 कंट्रीज के साथ कर रखी हैं, जब आप उनका रेट बढ़ाएंगे और ट्रीटी के अंदर रेट कम होगा तो ट्रीटी प्रिवेल करेगी, डोमेस्टिक लॉ नहीं प्रिवेल करेगा। तो एक तो मैंने बहुत उसमें गौर से देखा, तो मुझे यूं लगा कि पहले वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जैसे डॉक्टर इकबाल वगैरह, बड़े अरसा उन्होंने वहाँ काम किया हुआ था, इंटरनेशनल टैक्स को समझते थे, ट्रीटीज खुद साइन की हुई थी। अब ये जो नई टीम आई है, इन्होंने इनका एक्सपोजर भी नहीं है, और ऊपर आपको पता है मिनिस्टर्स और लेजिस्लेटर को तो इन्वॉल्व ही नहीं होते, उन्हें तो इतनी टेक्निकल बातों का पता ही नहीं होता। तो मैंने जो अंदाजा लगाया, उन्होंने यहाँ से उनको ये एक तासुर देने की कोशिश की है। मगर जो ज्यादा बुनियादी बात ये है कि आप देखते हैं कि अब 3 साल से जो टैक्स रेवेन्यू का कर्व है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, और पिछले साल तो -0.4 था। ये अगर आप इस कर्व के ऊपर अपनी 5 ट्रिलियन की प्रोजेक्शन कर दें तो सबसे बड़ा नुकसान है इत्तिशाम साहब और जमीर साहब ये होता है कि सूबे आपके ऊपर बजट बना रहे होते हैं, क्योंकि जो आपने उनको एनएफसी से देना है, अब एक्सपेंडिचर साइड जो है वो रेवेन्यू साइड से ही मैच करेगी ना, और बीच में हमें डेफिसिट पता है कि ये इन्होंने कर दिया। तो मैं ब्रीफली बताऊं कि जो प्री कोरोना हमारा क्राइसिस था उसमें हमने फंडामेंटल और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं की, स्लगिश हो गई इकोनॉमी, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था, हमारी इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, तो वैसे ही हम ग्रोथ में बहुत पीछे थे। पोस्ट कोरोना में अब हमने क्या किया है कि पोस्ट कोरोना में जो हमें मीट करने के लिए जो दुनिया में जो लोग बाकी कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे, वो 3 चीजें कर रहे हैं। एक, वो अपने टैक्स रेट्स बहुत स्लैश कर रहे हैं ताकि जो रिवाइवल हो सके और सर्वाइवल हो सके। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, मुझे तो रोज वो पूरी न्यूज़ आती हैं कि आज किस मुल्क ने कितना रेट कम किया। यानी कि मैं हैरान हो रहा था कि चाइना का जो एसएमई का रेट है, कंजम्पशन टैक्स जिसे हम यहाँ वीएटी कहते हैं, वो सिर्फ 2% है, वो भी उन्होंने 1% कर दिया, तो वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। दूसरा ये होता है कि आप इस वक्त फिस्कल डेफिसिट को जरा भूलते हुए जो पीएसटीपी है उसके ऊपर ज्यादा जोर इसलिए देते हैं कि उससे आपकी जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, या आप जो अभी अजमल भाई ने बात की कि छोटे छोटे आप डैम बनाएं, वो उससे ये होता है कि प्राइवेट पार्टी ही उसको विन करेंगी ना बिड को। अब वो नहीं लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ बताएं, डॉक्टर साहब माजरत के साथ एक चीज़ बताएं, मेरा जो बड़ा सीरियस कंसर्न मुझे सारे इस बजट के सिनेरियो में नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से डेट सर्विसिंग की अमाउंट में पिछले साल 45% आपका बजट का गया था टोटल, अगर आप उसमें सिक्योरिटी और डिफेंस रिलेटेड भी बजट शामिल कर लें, और पिछले साल जो एनएफसी के तहत सूबों को जो 2500 अरब गया था, ये सब कुछ देने के बाद गवर्नमेंट के पास तो ढेला भी नहीं बचता कि वो तनख्वाहें कैसे देगी। इन हालात में जो लोग तवक्को कर रहे हैं, जैसे अजमल साहब भी कह रहे थे हमें क्या दिया, तो मेरा तो सवाल यह है कि गवर्नमेंट कहती है पिछले साल हमने 5000 अरब रुपया जो है ना जो कर्जा वापस किया, जो पीएमएल छोड़ के गए थे, तो गवर्नमेंट तो कर्ज लेती रहेगी, अपने मामलात कैसे चलाएगी? रेवेन्यू का टैक्सेशन बेस तो दूर दूर तक बढ़ते नजर नहीं आ रहा। जी, ये बड़ा फंडामेंटल सवाल आपने श्याम साहब उठाया कि बड़े अरसे से ये जो डिबेट हो रही थी कि 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड को रिविजिट किया जाए, उसकी बड़ी वजह आपने बताई दी कि हमारा अब जो एक एक्सपेंडिचर है वो चूंकि अगरचे हमने 2891 बिलियन पिछली दफा बजट किया था, मगर ये जो अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट आए हैं उससे वो 3200 अरब के करीब पहुंच गया है। और जाहिर है कि अगले साल चूंकि आपका फिस्कल डेफिसिट 3.7 ट्रिलियन है, तो आप उतना कर्ज तो लेंगे, तो आपकी डेट सर्विसिंग भी उतनी बढ़ जाएगी। और डेट सर्विसिंग के अंदर आपने देखा कि 10th एनएफसी अवार्ड में पहली दफा उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा सर्कुलर डेट है और जो हमारा
डेट सर्विसिंग है, इसमें सूबे भी पार्ट प्ले करें, जिसको सिंध ये कह रहा है कि ये 160 आर्टिकल की इटसेट वायलेशन है, क्योंकि वहाँ सिर्फ तकसीम जो है रेवेन्यू की है, एक्सपेंडिचर साइड को 160 आर्टिकल जो है वो नहीं एड्रेस करता, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मगर ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा फिस्कल मैनेजमेंट का इश्यू जो है, जिसको बजट से बाहर निकलकर भी हम देखें तो इसको किसी तरीके से हल तो करना है ना। अगर हम इसको हल नहीं करते तो आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। तो वफाक तो शुरू ही माइनस अगर वो शुरू करेगा 2000 बिलियन से या 3000 ट्रिलियन से, तो वो तो सारे का सारा हमेशा कर्जा लेगा। शकील रामे साहब हमारे साथ हैं स्काइप पर। शकील रामे साहब, मैं ये देख रहा था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो उन्होंने तकरीबन 1108 तकरीबन 1109 जो है अरब रुपए रखा है, और इसमें मतलब बड़ी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्राइजेस, फिर पीटीए है, फिर पता नहीं रेगुलेटरी अथॉरिटीज से भी आएगा, मार्कअप से, और मुख्तलिफ हैं, फिर फॉरेन ग्रांट्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा। और फिर डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट रखा है 2043 अरब, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का रखा है 2920 अरब। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमेशा से मतलब लगे हुए हैं, उसमें भी जो है इजाफा तो है, पिछली जो रियलाइज किया है उन्होंने 2285 अरब। ये किस तरह अचीव कर सकेंगे इनडायरेक्ट में? चलें डायरेक्ट तो समझ आती है, कुछ ना कुछ होगा। देखिए, आपने जो बात की है नॉन टैक्स रेवेन्यू की, ये बड़ा अहम शोबा है कि जो हमारे यहाँ डिबेट में नहीं है, क्योंकि जो अभी अब इकोनॉमी की बात करते हैं कि अगर आप देखें कि वो दो ममालिक यहाँ पर इस वक्त दुनिया में नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक हेल्दी पार्ट है, उनकी इकोनॉमी सस्टेन करती है शॉक्स को। जिस तरह अभी हम मिसाल दे सकते हैं कि 2007 और 8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यहाँ भी जो कोविड का आया है, चाइना की इकोनॉमी क्यों सर्वाइव की या क्यों सस्टेन किया शॉक को? क्योंकि उनका जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा है। आप उनकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की जब बात करते हैं या उनकी दूसरी की बात करते हैं, उनका वो शेयर है काफी बड़ा है। और वो ममालिक, आप यूएस की इकोनॉमी नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उस वक्त भी उसको ट्रिलियन में खर्च करना पड़ा, और इस वक्त भी वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का वो पैकेज दे रहे हैं। आपका ऐसा कोई पैकेज चाइना में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। तो ये जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, उसमें थोड़ी सी हमें देखना पड़ेगा। हमारी जो रिलायंस बनती जा रही है कि टू मच ऑन टैक्स, यानी कि आपने प्राइवेट सेक्टर से लेना है, इनकम से लेना है, दैट इज अ बैड स्ट्रेटेजी। कि दुनिया में अभी भी देखे ना कि यानी कि अभी इसके जो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहे हैं, जहां पर प्राइवेट सेक्टर जरा स्ट्रांग हो जाता है, वो क्या करता है, आपसे कंसेशन मांगता है हर चीज पे। आप ये उससे ना देंगे कंसेशन, वो बड़ी फर्म्स होती है आपसे यहाँ से चली जाती हैं, तो फिर आप उनको रोक नहीं सकते। अब अभी यही बात जो मैं आपको अमेरिका की मिसाल की बात करेंगे, तो वहां पर जो कि अभी उन्होंने $3 ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज दिया। क्यों दिया? हालांकि वहां पर $1 ट्रिलियन की क्या कहते हैं कि कंपनीज भी हैं, वो अपना कितना शेयर उसमें दे रही है इकोनॉमी में। उस पर जब देख रहे हैं, ट्रंप रोज आपको ये स्टेटमेंट देखता होगा, ये टैक्स नहीं देते, टैक्स नहीं देते। अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी टैक्स नहीं दे रही है, कंपनी दे रही है, इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग मॉडल जो है कि हमारा कॉर्पोरेट का, उसमें कोई फंडामेंटल फ्लॉ है। कि आप ये तो नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने एप्पल की बात की थी, जीरो टैक्स दिया, उधर किया, ये किया, वो किया। तो ये जो चीज है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इस पे हमें ध्यान करना है। ये जो स्टील मिल की अभी ये बात कर रहे थे, इसको बेच देना चाहिए। मुझे आज तक दुनिया में आप एक ऐसा इन्वेस्टर बता दें कि जो जानता हो कि इस बिजनेस में नुकसान ही नुकसान होना है और उसको वो खरीद ले। इसका मतलब है इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इसमें प्रॉफिट का। और हमने देखा है किसी मुल्क में इसने हमें बिलियंस ऑफ रुपीज का हर साल पोटेंशियल दिया है। मसला कहीं और है। फिर जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं कि बैड स्ट्रेटेजी को डिपेक्ट करते हैं। इसका मतलब आप डायरेक्ट तरीके से टैक्सेस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या आप में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं कि जिसकी वजह से आप डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा हो। हमारा क्या है कि हमने वो नेसेसिटीज पे टैक्सेस लगाते हैं ना ज्यादातर, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जहां से आना ही आना है। मतलब लेवीज लगा दिया आपने पेट्रोलियम पे या खाने की चीजों पे जो टैक्सेस कुछ होते हैं, ये वाली जो चीज है कि इसको हमें निकालना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो आप बजट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि बजट में अभी क्या नजर आना चाहिए, क्या नहीं नजर आना चाहिए। देखिए, बजट अभी दुनिया की इकोनॉमी जो है कि वो बैडली इंपैक्टेड है। बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आप किसी से पूछ लें, अभी ये साल तो कहीं पर भी रिवाइवल का नजर नहीं आ रहा है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उसको एक्सपेंड करना, अगर हम उस पर कैपिटलाइज करना चाहें, हम जिसको सी पैक कहते हैं, सी पैक के थ्रू देखें, अगर हम इसी सिनेरियो में हम एक एसएसजी कंस्ट्रक्शन पे चले जाएं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा।
बिल्कुल इसके शकील अहमद साहब, आपने backend- यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट के सीपैक होप जहां से आप रिवाइव कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वो फिर अलाइड 52 इंडस्ट्रीज को पुश देता है। बिल्कुल शाम साहब, इस पर बात करते हैं। अभी नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शामुल हक साहब, शकील रामे साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आपका जो है एक अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, एंड दैट इज आउट ऑफ सीपैक। तो आपको कोई सिल्वर लाइनिंग उसमें नजर आती मुझे है? बड़ी खूबसूरत बात की है रामे साहब ने। देखें ज़मीर, मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है इसी में नज़र आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। देखें, एक जो माज़रत के साथ एतराज़ किया जाता है ना कि सीपैक के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी उनकी कंपनीज़ हैं, उनको बहुत मार्जिन के साथ प्रॉफिट दिया गया है, टैरिफ वहाँ पे बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरा भी 9 आप देखें इंडस्ट्रियल जोन लगने हैं चाइना की मदद से, वहाँ पे वो पहले कह रहे थे जी हमारी चाइनीज़ वर्क फोर्स आएगी, हमें चाहिए कि जी अपनी फोर्स को खपाएं। फिर दूसरा ये कहा जा रहा था कि जो अल्टीमेटली फ्यूचर में नज़र आता है कि जब यहाँ माल बनेगा तो कहा गया था कि जी जो माल बनेगा मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, यूरोप जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट होगी। मेरा ख्याल है अभी तक जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ इसको थोड़ा सा रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है कि उनका प्रॉफिट का मार्जिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रखा गया है। ठीक है। दूसरा मेरा अपना ख्याल है कि जो ये बलोच साहब बात कर रहे थे ना, मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है कि गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, अब हर जगह पे यही बात होती है कि जी छोटे ताजर, उनको क्या इंसेंटिव दिया जा सकता है। इनके साथ यही हो सकता है कि जी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं एफबीआर के ज़रिए होती है, नाजायज़ तंग किया जाता है, वो ख़त्म होनी चाहिए। और फिर ये कि जिस तरीके से हम आए दिन देखते हैं कि एहतजाज होता है, इनके लोग मानते नहीं कि 50,000 वाली अगर शर्त 1 लाख कर दी गई है इसकी फिक्स्ड टैक्स रेजिम में, उसमें आईडी कार्ड की शनाख्ती कार्ड में वो कर दी गई है। अब उस हवाले से मेरा ख्याल है बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन इवेंचुअली बात यहीं पे आएगी कि हमने सीपैक को कैसे उससे फ़ायदा उठाना है। देखिए, सीपैक अब $60 बिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट है ज़मीर, और $3 ट्रिलियन का उनका ये 3 कॉन्टिनेंट में प्रोजेक्ट जो जा रहा है उसमें बहुत बड़े फ़ायदे हैं। चाइनीज़ ने बहुत अरसे के बाद ये सोचा कि इकोनॉमिक सुपरियॉरिटी जो है ना वो अब इवेंचुअली पॉलिटिकल उनके लिए बहुत बड़ा गोल होगा। अब जिस तरीके से अमेरिका की पॉलिसीज़ ट्रम्प की वजह से ख़राब हो रही हैं, चाइना को इन रोड बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। और मेरा ख्याल है हमें चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए चाइना के साथ यही कहना चाहिए कि जी इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो ये किया जाए कि पाकिस्तानी कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर कराया जाए चाइनीज़ कंपनियों के साथ, ठीक है, जो कि बड़ा कम है। चाइनीज़ ने डे 1 से ये किया कि नहीं जी नथिंग डूइंग, हम ही सब कुछ करेंगे, हमारी वर्क फोर्स ही ज़्यादा आएगी क्योंकि आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। तो मेरा ख्याल ये हुआ था कि वो कुछ स्किल्ड लेबर को यहाँ से लेके जाके उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे, और यहाँ पे भी कुछ इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे। यहाँ पे जो कर सकती है गवर्नमेंट कर सकती है, उन्हें कहेंगे भाई फॉर हेवन सेक थोड़ा सा आप हमें इस लिहाज से रिलीफ दें, हमारी वर्क फोर्स को खपाएं, और फिर ये इंडस्ट्रियल जोन शुरू नहीं हो रहे, इनमें पैसा लगाएं। बिल्कुल एक डिले है। अजमल बलोच साहब क्विकली मुझे बताएं। मैं आता हूँ रामे साहब, आपकी तरफ भी आता हूँ मैं। अजमल बलोच साहब, एक तो ये जो बता दिया इन्होंने कि जी आपका और टैक्स ऑफिशियल का मतलब कॉन्टेक्ट खत्म हो तो बेहतर होगी। क्विकली मुझे बताएं कि कौन सी ये 1, 2, 3 चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर हो जाएं तो आप लोग जो है इस कोरोना और इससे जो इफेक्ट हुए उससे निकल सकते हैं। देखिए, 1 जुलाई से ना हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे शनाख्ती कार्ड वाली शर्त है। ये मसला क्या था? मसला सिर्फ ये था कि जो मैन्युफैक्चरर है और इम्पोर्टर है, ये दोनों इनका सेल टैक्स खा जाते हैं, और खिलाता कौन है इनको? एफबीआर का आदमी। हमें इन्होंने कहा था कि शनाख्ती कार्ड की शर्त आप पर रखेंगे, हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे, यानी 48-50 लाख लोगों को एंगेज करके हम उन 2 लोगों को पकड़ने के लिए आपको ले जाएंगे, इस शर्त को सामने रखकर, जिससे हमने इनकार किया था कि मैं एक छोटा सा एक दुकानदार हूँ, मुझे 2.5 लाख रुपए का साल का एक टेक्निकल बाबू रखना पड़ेगा उस सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मुझे ऐसा नहीं बनना है भाई, मेहरबानी आपकी, मुझसे पहले ऑलरेडी मेरे ऊपर बड़ी मुश्किलात है एफबीआर की। 1 लाख हो गया। ठीक है बलोच साहब, आप अगर इसमें इंसेंटिव रख दिया जाता तो फिर आपने मान देना था। नहीं सर, आप तो यही समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की मदद में जाना है, हम खामखा इसके एफर्ट क्यों करें? नहीं, मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ, और माना एफबीआर ने। उसके बाद वजीर आजम हाउस में जाके हमारा प्रोग्राम हुआ, तय हुआ कि वाकई ये मुश्किल काम था, ये नहीं कर सकते। भाई देखिए, मुझ पर इनकम टैक्स बनता है साल का 50,000 रुपए, और भाई मैं 2.5 लाख रुपए अखराजात अपने ऊपर कैसे कर लूँ
कि मैं आपका बाबू बनूं, मैं आपका क्लर्क बनूं और आपको वहां से, आप क्यों उस दरवाजे पे चोर को खड़ा करते हैं? चलें, अब बताएं क्विकली, तीन चीजें मुझे बताएं सर। ना। 3 चीजें बड़ी। एक तो इस मुल्क में अखराजात में कमी जब तक नहीं होगी ये घर नहीं चल सकेगा, माजरत के साथ। वो तो हुकूमत सर ने नहीं, कर दिया, सर नहीं, देखिए हुकूमत का काम, हमारा भी काम है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हुकूमत को कहें कि जो लोग अब भी लग्जरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस ने 18 करोड़ रुपए वापस किए हैं फाइनेंस को। सर, उस क्या फर्क पड़ेगा वजीर आजम साहब? नीचे जितना हमारा सरकारी अफसर है उसके पास गाड़ियां उसी तरह चल रही हैं, पेट्रोल उसी तरह खर्च हो रहा है, सिर्फ हमें निचोड़ा। अच्छा चलें, एक तो ये हो गया, सरकारी अखराजात कम करेंगे तो बेहतर होगा। दूसरी इस गवर्नमेंट का नारा था कि करप्शन को खत्म करना है। जब तक हम करप्शन को खत्म नहीं करेंगे ना किसी चीज पे काबू नहीं पा सकते हैं। सबसे दो हो गए। तीसरा मैं पीट रहा हूं कि इतनी सी भी दुकान में अगर इतनी सी मशीन बगैर उसके गवर्नमेंट मुझे मंगवा के दे देना तो मैं भी बटन बनाना शुरू कर दूं, मैं भी सुई धागा बनाना शुरू कर दूं, मैं भी तस्बीह बनाना शुरू कर दूं, मैं भी टोपी बनाना शुरू कर दूं, तो मुझे इन सारी चीजों से निजात मिल जाएगी और मेरा मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये वो 3 चीजें जिनको ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, इनको गवर्नमेंट यही फेवर कर सकती है, यही फेवर कर सकती है, लोन दे आपको और आपको ये छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए छोटी दुकानें, बिल्कुल यकीनन ये सर्वाइवल हो सकता है। अली परवेज मलिक साहब, सीपैक को कहा जा रहा है कि अगर उसमें बाकायदा, जिस तरह रामे साहब ने भी बात की और फिर शाम साहब का भी यही पॉइंट है कि सीपैक कैन बी गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, अगर उसमें सही तरह तवज्जो दी जाए। कुछ चाइनीज से भी आपको अपनी शर्तें मनवानी पड़ेंगी, क्या कहते हैं? जी जमीर भाई, मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। पर देखें, पहले जो इकराम साहब ने बात की कि हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है और ये सारी चीजें करनी है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। पर मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान का है और वो पिछले 5 साल के अंदर स्टैग्नेंट तकरीबन आपको नजर आता है 10% के करीब। कोई भी मेरे ख्याल से सिविलाइज्ड मुल्क अपने अखराजात इस किस्म की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर नहीं चल सकता। तो हमें वो फंडामेंटल इस्लाहात भी करनी है कि जिसके अंदर हर बंदा अपनी जो औकात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक जो एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट करे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज हमारी जो इंडस्ट्री है उसका तकरीबन जीडीपी का हिस्सा 13% के करीब है और जो टैक्स लोड उसके ऊपर है वो तकरीबन 60-70% के करीब है। तो मुझे बताएं, क्या इस तरह आपकी इंडस्ट्री कंपैरेटिव हो सकती है? क्या आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं जब आपकी सर्विसेज सेक्टर जो तकरीबन 60% है आपका जीडीपी का, उसके अंदर से आप 5 बड़े बैंक और वो जो 4 टेलीकॉम कंपनीज, मोबाइल कंपनी है, उनकी टैक्स जो डिडक्शंस हैं वो एक साइड पे कर दें, तो मुझे बता दें सर्विसेज सेक्टर के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स कितनी कंपनियां देती हैं? हमारे पास क्या रैशनल है कि जी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए? तो हर जो सेक्टर है अपनी इकोनॉमी है उसको अपना हिस्सा डालेगा तो ये मुल्क आगे चल सकता है। अब जो आपने सीपैक की बात की, देखें सीपैक तो एक कॉन्डुइट है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपने कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। आपका जो इसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने जब इस प्रोजेक्ट को चैंपियन किया तो वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेके आना था इस मुल्क के अंदर। तो वो तो तकरीबन आपकी जो डेफिशिएंसी थी पावर सेक्टर के अंदर मोर और लेस ओवरकम हो गई थी। उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन नेटवर्क को एक्सपैंड करना था और लिंकेजेस चाइना के साथ बढ़ानी थी, क्योंकि आपका चाइना एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उन्होंने उसके लिए भी फाउंडेशन रख दी थी जो इस हुकूमत को कंप्लीट करना था, पर इन्होंने बैक बर्नर पे रख दिया। पर मैं बताऊं जमीर भाई, इससे ज्यादा जरूरी जो चीज थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो FTA 2 जिसके ऊपर मार्केट एक्सेस मिलनी थी पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को चाइना के अंदर, उसके लिए बड़ा प्रेशर था कि जी आप उसको साइन करें। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियर पोजीशन ली थी कि जब तक आप हमारा मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस जो आपने सार्क ममालिक के साथ अब अपना कर लिया हुआ है, जब तक हमारा वो रिस्टोर नहीं करेंगे तो हम आपसे अगला फेज जो FTA का है वो साइन नहीं करेंगे। और मुझे खुशी होगी आपको ये भी बताते हुए कि जब इमरान खान साहब ने और रजाक दाऊद साहब ने जो यहाँ पे क्रेडिट लिया FTA 2 लेने का, जिसके अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मार्केट एक्सेस मिली, तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें तो ये काम शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत के अंदर और उसके अंदर हुआ। अब जो चीज करने की जरूरत है वो ये है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना भी है और उसको कंपैरेटिव भी बनाना है, ताकि जो आपकी सबसे बड़ी जो वीकनेस रही है इस मुल्क के अंदर, एक्सपोर्ट्स की स्टैग्नेंसी,
उसको भी आप ओवरकम कर सकें। तो मुझे बताएं, क्या आपको इस बजट के अंदर, ज़मीर भाई अब इस चीज को कनेक्ट करें, आपको क्या एक्सपोर्ट के लिए कोई इंसेंटिव होता हुआ नजर आता है? कंपेटिटिव नहीं बन सकेगी अगर हमारी इंडस्ट्री, तो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह compete करेगी? बिल्कुल, यू राइटली पॉइंटेड आउट। डॉक्टर इकरामुल हक, क्योंकि फिर इसके बाद मैं रामे साहब के पास भी जाऊंगा। इकरामुल हक साहब, आपने भी बात सुनी, परवेज मलिक जो ये बात कर रहे थे खास तौर पर कि आप जो इन्होंने पहले बात की सीपेक से पहले, कि आपने बेसिकली देखना यह है कि आप की जो कंपेटिटिवनेस है वो बढ़े कि नहीं बढ़ी। और दूसरा जो उन्होंने बात की कि इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर का जो ये एक हम पता नहीं कितने ही सालों से सुनते आ रहे हैं कि जी वो ये एग्रीकल्चर से बात करें तो वो कहते हैं कि जी हम तो लुट गए पैसे टैक्सेस दे दे के और इतने हाई इनपुट कॉस्ट दे दे के, तो वो कहते हैं कि हमसे टैक्स क्या लेंगे आप? जी, एग्रीकल्चर के सेक्टर का इशू ये है कि हमारी इनपुट जो है और प्रोडक्टिविटी जो है, अगर उसका अंदाज़ा लगाया जाए तो हम बहुत पीछे हैं। तो उसके अंदर जो आपने रेवोल्यूशनाइज करना था उसको, या मैकेनाइज करना था, और उसके ज़रिए फिर आपने अपनी फूड सिक्योरिटी के अलावा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये कोविड-19 के बाद बहुत बड़ा इशू बनेगा, और हमें अपनी एग्रीकल्चर को, पहले अपनी फूड सिक्योरिटी को, और उसके बाद हम यहाँ से कितना एक्सपोर्टेबल सरप्लस बना सकते थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब जो सीपैक की आप बात कर रहे हैं, आईपीपीज का मॉडल तो उनका भी वही है। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन 24,000 से ज़्यादा नहीं उठा रही तो मुझे 36,000 की कैपेसिटी को सर पे लेना है, क्योंकि बाकी का तो फिर मैं उनको भी वही दे रहा हूँ ना जो बाकी आईपीपीज को दे रहा हूँ। तो देखिए ना, वो रोजी पिक्चर पेश करने का अब रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहाँ अगर वो आपके यहाँ अगर वो अपनी रीलोकेट करें इंडस्ट्रीज, तो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा महंगी एनर्जी है, आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज़्यादा है, आपका टैक्स सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब फंडामेंटल रिफॉर्म्स नहीं कर रहे आप, तो आप ये तवक्को रखें कि वो कहाँ गए हैं। अगर उन्होंने रीलोकेट करने के लिए वियतनाम को या कंबोडिया को चूज़ किया है, देखिए चाइनीज़ की तरफ आप यूं ना देखें कि वो बड़े प्रूडेंटली फैसले करते हैं, और प्रूडेंटली फैसले करते भी चाहिए उनको। उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना, ना कि हमारा। हमने उनसे वादा किया था कि हम आपके लिए ये एक्सपोर्ट जो स्पेशल जो है जोन बनाएंगे, हम बना सके तो हम एक दीवार के ऊपर बोर्ड लगा देते हैं कि ये स्पेशल जोन है, और उसके बाद हालत ये है कि जो आपने मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर की बात की है, एक बड़ा पुराना इशू है। चाइनीज़ प्राइवेट कंपनी भी, चाइनीज़ की गवर्नमेंट कंपनियां भी, मुझे इजिप्ट का भी याद है, कुछ और मालिक भी कहते हैं कि जी आपका 50% ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है, कोई आप उस पर काम नहीं करते, हमें दे दें ठेके पे। तो ये नहीं कर सकते कि कब उनके साथ कोई पार्टनरशिप भी हम कर लें, चलें ठेके पे ना दें, वो भी नहीं, हम नहीं कर रहे। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ सकती है। जो रामे साहब ने भी फरमाया, देखिए जो हमारी अनप्रोडक्टिव हमारे एसेट्स पड़े हैं, अगर हम उनको नॉन रेवेन्यू के लिए, यील्डिंग के लिए बनाएं, तो पोटेंशियल तो काफ़ी है। मिसाल के तौर पर कैंट के लोगों ने अपने छोटी छोटी जगह के ऊपर 20-20 शादी हाल बनाए। कोविड से पहले आपको देखा कितना बूमिंग और उनका वो बिजनेस था। उन्होंने उनकी लैंड लीज पे दी हुई थी, और साथ में जो लोग इन्वेस्ट करते थे उनके साथ वो प्रॉफिट शेयरिंग भी करते थे। उसके मुकाबले में आप अपना लाहौर का जीओआर देखें, वो जेल रोड से शुरू होता है और माल्टा खत्म होने का नाम नहीं लेता। हजारों एकड़ की जमीन है। अच्छा चलिए, हमने 14 एकड़ के घर में अभी भी ब्राउन साहब को रहना है, या उस 14 एकड़ के अंदर मैंने इतनी कमर्शलाइजेशन करके, मैं बेचने की बात नहीं करता, मैं लीज की बात कर रहा हूँ, और उनके लिए भी बड़ा अच्छा हम एक रेजिडेंशियल प्लाजा बना सकते हैं जो मल्टी स्टोरीड हो और उसमें सारे मुलाजमीन को मिल जाए। मसला ये है कि अगर आप आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं रहे हैं और आपने सिर्फ ये सोचना है कि मैंने इंपोर्ट स्टेज के ऊपर 60% टैक्सेस लगाकर, देखिए डार साहब की कामयाबी का राज जो ये लोग बताते हैं वो क्या था, उन्होंने अपने ज़माने में तेल सस्ता होने के बावजूद 50% तक उन्होंने जीएसटी लगाया हुआ था हाई डीजल पे। उन्हें पता था ये इस्तेमाल होता है लोर पे, और वो आप उनकी रेवेन्यू उस जमाने में निकाल के देख लें, जिस ग्रोथ का वो बहुत ज्यादा तस्करा करते हैं वो सारा इंपोर्ट बेस था। इन्होंने इंपोर्ट में कंट्रैक्शन की, एकदम इनके रेवेन्यू गिर गए, क्योंकि रेवेन्यू की बेस तो आप अभी माल आता है इत्तेशाम साहब, और आप कह रहे हैं कि आपने बेचा नहीं बेचा, प्रोसेस किया नहीं किया। आप मुझे चलें ठीक है, कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी हो गई, मगर आप मुझे बताएं उस स्टेज के ऊपर सेल टैक्स, फिर उसके ऊपर एडिशनल वैल्यू सेल टैक्स, फिर उसको सारे को जमा करके ऊपर उसके इनकम टैक्स। अगर मैं 100 की चीज मंगवाऊंगा और मुझे 145 की कॉस्ट में हो गया ना, मैं तो सारे टैक्सेस जमा कर लूंगा। मैं तो समझूंगा कि भाई ये मेरी कॉस्ट है,
और अब मैं उसको अगर 200 का बेचने की कोशिश करूं, आपने इस टैक्सेशन के पॉलिसी से पूरी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव किया, और अब देखिए आप रिटेल के ऊपर जाकर उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं जाता हूं, मैं 1 लाख की चीज खरीदता हूं, आप मुझसे मेरा CNIC मांगते हैं। पूरी दुनिया में आप मुझे एक मॉडल दिखा दें जहां परचेजर चले, परचेजर मर्डरर है, परचेजर डाकू है, तो डाकू को मर्डरर को चीज खरीदने की इजाजत नहीं है वहां के। आपने कोई मुझे एक यूरोप का मुल्क दिखा दे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू द रूट कॉज, ये जो है मतलब एक आसान रास्ता ढूंढते हैं कि जी उनको पकड़ लिया जाए। बिल्कुल सही है रामे साहब, ये तो अजीब सी बात है जी। मैंने तो ऐसा मॉडल पूरी दुनिया में नहीं कहीं देखा कि जहां मुझसे वो चीज मांगने आए और वो मुझे कहे कि भाई ये तुम 1 करोड़ कैश लो, मुझे चीनी दे दो, मैंने मर्दान में जाकर स्मगलिंग करनी है, तो तुम रोको जाके अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, उनको वहां जाके पकड़ो। एग्जैक्टली। रामे साहब, आप कुछ CPEC के हवाले से भी कहना चाह रहे थे, वो उसमें जरा देर होगी, लेकिन वो भी आप बात कंप्लीट करें। दूसरा ये जो है कि हमारा इतना क्या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में, और अगर ऑप्शन थी कि आप पहले कम कर लेना चाहिए था इंटरेस्ट रेट 13% से, जब अक्टूबर पिछले साल सितंबर अक्टूबर में रो रहे थे दुनिया कि भाईजान कम कर दें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और अब भी जिस तरह शाम साहब ने पहले भी कहा कि इनको कम से कम 2% और कम कर लेना चाहिए था, 200 बेसिस पॉइंट्स और कम कर सकते थे। आप इस पर भी जरा कमेंट कर दें। देखें, सबसे पहले तो CPEC हमें समझना पड़ेगा कि इट्स अ विन विन प्रोजेक्ट। चाइनीज से कभी सुने आप वो ये बात कहते हैं इट्स अ विन विन प्रोजेक्ट। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब ये CPEC रूट बनेगा तो इसके थ्रू अगर चाइना सिर्फ 6 ममालिक के साथ ट्रेड करे, सिर्फ 6 ममालिक की बात कर रहा हूँ, तो वो साल में $70 बिलियन की सेविंग करेगा। हमने यानी 62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसकी $70 बिलियन की सेविंग है सिर्फ एक 6 ममालिक के ट्रेड के साथ। हमें उससे $10 बिलियन तक हमें मुख्तलिफ किस्म की मदों में पैसा मिल सकता है। ये है इसकी फायदे, ये विन विन है। दूसरी बात, हमने यहाँ पर रिटोरिक पे बहुत जोर देते हैं, हम नेगोशिएशंस नहीं कर पाते। आपको इसमें आप बात करते हैं ना, यानी कि अब देखें हमारे इधर जो एक जमीर साहब में इख्तिशाम साहब, मैं आपसे थोड़ी सी माजरत के साथ ये बात के कहते हैं चाइनीज लेबर लेके आएंगे। चाइना में आपको पता है कि उनका मिनिमम वेज रेट $500 से ऊपर है। वो एक $500 से जब बिजनेसमैन आता है तो उसको अगर पाकिस्तान में एक अच्छा खासा इंजीनियर $300-400 में मिल जाता है, कि जो कि स्टार्टिंग पे होता है। क्या वो वहां अगर ट्रेन की बात करें ना हम, यानी कि ट्रेन इंजीनियर की, वो $2-3 हज़ार, $4,000, $5,000 की बात करेगा कि चाइना से लेके आएगा, तो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। तीसरी चीज हमारी जहां पर ये बात है कि हमने बात कर रहे हो रिटोरिक की, हमने जब ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, हमें क्या 6 साल में या 5 साल में PMLN क्या एक SEZ की पॉलिसी क्यों नहीं लेके आ सकी? अभी तक हम ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं। आप SEZ को कंप्लीट करना एक साइड पे रख दें, अभी तक हमारे पॉलिसी नहीं है, हमारे पास ऑर्डिनेंस है जिस पे हम चल रहे हैं। दूसरी चीज, जब आप मैं इस मीटिंग का मैं खुद मौजूद था, उस मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई थी, जो कि 30 के करीब चाइनीज इन्वेस्टर आए थे। लेकिन रामे साहब, माजरत के साथ चाइनीज कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो बेताशा है ना, वो जो तो कभी किसी ने नेगोशिएट नहीं किया माजरत के साथ। अली परवेज मलिक, वो तो जो PMLN ने लिख के दे दिया, जो चाहते थे चाइनीज वो हो गया। सर मैं यही बात कर रहा हूं कि हमारी साइड देखें, हमें डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। जो कंपनी आती है वो प्राइवेट आती है, वो बिजनेस करने आती है, वो चाइना गवर्नमेंट नहीं है कि जिसको आप कहेंगे वो चाइना गवर्नमेंट आ रही है, वो आपको बिजनेस फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, आप देखें 90% हमारी डिस्कशन होती है कि हमारी दोस्ती समुंदर से गहरी या हिमालय से ऊंची या शहर से मीठी है। जब बात आती है, मतलब मैंने आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने रियाज खान साहब का इंटरव्यू किया जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, कि CPEC पे। उन्होंने मुझे एक सिंपल सवाल पूछा, उन्होंने कहा मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान का चाइना के साथ न्यूक्लियर और मिलिट्री कॉपरेशन एक्सीलेंट है, हमने GF-70 थंडर भी बना लिया, हर चीज कर ली हमने, हमारा सिविल क्यों नहीं है? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता। उनका जब वो जाते हैं वो पूरी प्रपोजल बना के लेके जाते हैं, पूरी उनके पास फिजिबिलिटी स्टडी होती है, सिविलियन जाते हैं अब हमें कर दें। अगर टाइम होता मैं आपको उन्होंने एक मिसाल दी थी, मैं आपको बताता थरकोल की उन्होंने मिसाल दी थी, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता। बिल्कुल वो रिपोर्ट भी हुई थी उस जमाने में। वेरी राइट, बिल्कुल। शाम साहब, एक चीज मैं अभी ये देख रहा था कि मतलब कोविड ने पूरी दुनिया को लपेट ली। एक मिनट दे रहे सिर्फ, जी हमारी इकोनॉमी की जो आप बात करते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कंजम्पशन बेस है, हमारी एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट बेस नहीं है। कंजम्पशन बेस बुरी बात नहीं होती अगर आप डोमेस्टिकली पूरी करें, हम इंपोर्ट करके कर रहे हैं। जो भी ग्रोथ रेट नीचे गिरा है ना, जिसकी निशानी आप इसे देख लें,
हमारी कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ है, जो खाने की बेस पे बनी हो, उससे आप मुल्क को इकोनॉमी कैसे आप फ्लरिश करेंगे? ठीक। सही सही कहा वैसे, हाँ, कंजम्पशन बेस्ड यही इकोनॉमीज है। तो मुश्किल होता है। अब ये इसमें मैं देख रहा था कि समंदर पार पाकिस्तानी सेविंग बिल्स में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं कि जी वो अकाउंट्स को टैक्स से इस्तिस्ना फराहम किया जाएगा, और NRAR वो जो एक है मतलब कि जी जो फॉरेन, तो ये आपको क्या लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे? क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा था कि रेमिटेंसेस में जितना ड्रास्टिक आया और फिर तकरीबन 21 अरब डॉलर का $21 से $17 बिलियन पे आ गया। आ गया है, तो डू यू सी दैट कि ये तो हमें बहुत सपोर्ट के लिए, बजटरी सपोर्ट के लिए भी चाहिए होता है, और फिर माजरत के exports लिए साथ देखें जिस तरीके से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, आपको याद है इन्होंने कहा था कि जी हर पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1000 दे अपनी जेब से। इनका ख्याल था कि लोग दे देंगे, उनकी मोहब्बत में दे देंगे, किसी ने नहीं दिए, बहुत सही। कम किसी ने दिया। और देखिए अब इस वक्त जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। फिर आपने देखा कि ये जो कोविड-19 के चक्कर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख्वार हो गए, ठीक है, उनके तादाद जिस तरह दिखाएं 70-75 लाख टोटल बनते हैं, उसमें से फ़र्ज़ करें 5 लाख 10 लाख ही परेशान हुए जिनको निकालने की बात हो रही थी, उनको नहीं पूछा गया। जिस तरह आपने देखा एयरपोर्ट्स पे वो चीख से चिल्लाते रहे। कल मैं खातून का देख रहा था वीडियो, जिस तरीके से वो नाराज़गी से बात करी थी अमेरिका से। तो मेरा ख्याल है अब लोगों का एतमाद विन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो ज़मीर खाली। आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर्स वो कहते हैं ओवर $100 बिलियन उनके पास कैश पड़ा हुआ है। वो कई दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा कि जी जाएँ हम बात करें, लेकिन मसला है जब यहाँ आते हैं तो उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं होते। यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि जी कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो सारे लोग, सारे इदारे कहते हैं पहले हमारी जेब गर्म करें आप। एक दूसरा फिर वो कहते हैं कि जी कंसिस्टेंसी पॉलिसीज़ में नहीं है। आज गवर्नमेंट PMLN की है, उनको फैसिलिटीज़ देगी, इंसेंटिव देगी, अगली गवर्नमेंट आएगी ख़त्म कर देगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स और इसके अलावा बड़े बड़े आपने देखा कि अमीर लोग बैठे हुए हैं, अब वो पाकिस्तान की तरफ माजरत के साथ नहीं देख रहे। एक अभी देखें सबसे ज़्यादा मोहब्बत की बात होती है, जितना दर्द उनको होता है हर मसले पे वो पाकिस्तान के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और जिस तरीके से रेमिटेंस साजी है देखें, वो अब तो हुंडी के ज़रिए भी, हवाला के ज़रिए भी पैसा भेज सकते हैं, और भेजते भी हैं बड़े लोग उस पर, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसा आता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि भाई ठीक है आप कि वो आपके सेविंग बिल्स में इन्वेस्ट करें, और Exactly. वो जो मेरा नहीं ख्याल कि वो वो इतना नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस ख्याल नहीं है, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, इतनी नहीं जल्दी नहीं करेंगे। करेंगे। अली परवेज मलिक साहब, थोड़ा सा जरा पॉलिटिकल कमेंट भी आप अगर दे दें हमें, क्योंकि बजट की एक साइड पॉलिटिकल हमेशा होती है। पॉलिटिकल माइलेज मिली है आज के बजट में PTI को? कहीं से किसी जगह से आपको नजर आया कि इनको कोई पॉलिटिकल? मेरा बड़ा मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं, अली ने कहना मिली है, अगर मिली भी है तो अली नहीं कभी कहेंगे। नहीं, अली तो कहेंगे कि नहीं मिली, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मिली है। इन्होंने देखें कोई नया टैक्स नहीं लगाया, टैक्सेस में कमी की है। एहतशाम साहब देखें, बात यह है कि जब आप आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं ना, तो वक्त के साथ साथ आपकी स्टोरी खुल के सामने आ जाती है। मुझे बता दें, कोई एक वादा आपको पूरा होता हुआ नजर आया? आप ये जो पिछले 2 साल के अंदर, अब यही कहानी आपको इस बजट के अंदर भी नजर आती है। मुझे आप ये बता दें कि जब ये सरकार अरब का टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और आपके जो खर्चे और जो आपने अपनी जो प्रोविजन सारी की हुई है, उसका कुल्हाड़ा किस चीज के ऊपर आके गिरेगा? आपके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर ही आके गिरेगा ना। इन्होंने तो जो आज बजट के ऊपर बताया कि जी हमने एहसास के लिए 20 अरब रुपए बढ़ा दिए हैं, पर वो बताना ये भूल गए कि जो 50 अरब रुपए से सब्सिडियां भी कम कर दी हैं, तो नेट तो 30 अरब रुपए की जो रिलीफ है वो कम हुई है। तो आप मुझे बता दें कि जब ये मटीरियलाइज चीजें नहीं होंगी, या तो मिनी बजट आएगा ना। आपने पेट्रोल के अंदर ऑलरेडी क्या ये नहीं देख लिया कि पेट्रोल की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो हमारे वक्त में 10 रुपए पर लीटर होती थी, आज 30 रुपए पर लीटर हो गई हुई है। और जो साल आज खत्म होने जा रहा है, इसमें तकरीबन 250 अरब आपने PDL में लिया, और इस दफा अगले साल आप प्रोजेक्ट करें 450 अरब PDL से कलेक्ट करना। तो ये किसकी जेब से पैसे निकल रहे हैं? एक आम आदमी की जेब से पैसे निकल रहे हैं ना। अगर इन्होंने एफर्ट की होती डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाने के लिए, ये ख्वाब ख्याली और ये जो इन्होंने कहानी सुनाई है, डायरेक्ट टैक्सेशन तो आपके जमाने में भी नहीं हुई ना। वो तो पार्टी माजरत से मैं तो पिछले 27 साल में नहीं देख सका डायरेक्ट टैक्सेशन में। क्यों नहीं किया? बिल्कुल नहीं, इन्होंने भी नहीं कोई। नहीं सर, एक सेकंड मुझे बता दें, जब हमारी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुझे 30 सेकंड्स के 2 कमेंट लेने हैं, क्विक कमेंट्स अगर इजाजत दे दें परवेज जमीर साहब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एहतशाम साहब को कहें कि ऑनेस्टली और फेयरली बताएं
कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो टोटल टैक्स कलेक्शन कितनी थी और जब हम गए कितनी कलेक्शन थी, और उसके बाद ये जो 2 साल गुजरे हैं इसके अंदर क्या पीटीआई जो 8,000 अरब जिसने इकट्ठे करने थे 1 रुपए की भी इंक्रीज दे सकी है कि नहीं दे सकी? तो कम अज कम जो जिसकी कंट्रीब्यूशन होती है उसको एक्नॉलेज तो करे ना टीवी पे बैठ के। तो चलो आप फिर मुशर्रफ के भी कर लेना, जब आप गए थे छोड़ के तो का कर लें। 650 अरब थी, तो मुशर्रफ के जमाने में 1150 रुपया टैक्स रेवेन्यू था, ये भी आप मान लेना। एहतशाम साहब, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ काइंडली उसके ऊपर जवाब दे दें, क्या 1900 अरब से और डबल उन्होंने हुई सारा थी कि फ्री नहीं हुई थी किया हुआ। हमारे वक्त के अंदर 5 साल के अंदर? चले आपने जो कर्जा नहीं, वो तो है, अब अपने कहते हैं, लेकिन बात अभी मुझे ये बता दें, आखिरी मिनट है मेरे पास, सिर्फ मुझे डॉक्टर इकरामुल हक साहब लास्ट एक क्या अभी आपको ये जो टैक्सेशन मेजर्स हैं, आपको इसमें क्या ये ज्यादातर जनरली ये ख्याल किया जा रहा है कि ये 3 महीने के लिए एक शॉर्ट टर्म बजट है जहां तक ये टैक्सेस का रौला है, तो ये आपको लगता है कि ये 3 महीने बाद सिचुएशन बदलेगी कोविड के हवाले से, तो ये इसमें कुछ तब्दीली लाएंगे? अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोविड का जो इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, रिवाइवल नहीं होगी, तो जाहिर है कि बजट्स को आप कोई नई चीज तो नहीं करेंगे। ये तो 3 दफा डाउनवर्ड रिवाइज होते हैं, 5.5 से शुरू होकर आप 3.9 पे नहीं आए इस साल, तो ये तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। अगर नहीं होगा तो नीचे चले जाएंगे और आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल। शकील रामे साहब, डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अजमल बलोच साहब, अली परवेज मलिक साहब, एहतशाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।